नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी भले ही 9 साल से देश पर शासन कर रही हो, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता को लेकर हर वक्त उसका डर दिखता रहता है। इस डर के कारण वो कई ऐसे फैसले लेती रही है जिन पर काफी विवाद हुआ। आप सबको कई फैसले याद भी होंगे। अब फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो बीजेपी फिर से ऐसे कदम उठाने लगी है जिससे वो अपने नाम की छाप छोड़ पाए। मगर इस बार कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने बीजेपी के ऐसे फैसलों पर उसे पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। देश के सियासी माहौल में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस और उसके साथ आने वाले विपक्षी दल इस बार बीजेपी से सीधी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब तो जनता भी ये देख रही है कि देश की पहचान बन चुकी विरासत को बदलने और उस पर नए नाम के साथ अपना ठप्पा लगाने की बीजेपी की रणनीति कैसी है। पिछले 9 सालों में आपने देखा कि कई शहर, सड़क, स्टेशन, स्टेडियम, इन सब में कईयों के नाम बदले जा चुके हैं। आज एक बार फिर बीजेपी ने नाम बदलकर नेहरू की पहचान को धूमिल करने की चालाकी दिखाई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक जिस आधिकारिक निवास में रहे, उस 3 मूर्ति भवन का नाम अब मोदी सरकार ने बदल दिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल की जगह अब इसे पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है इसका नाम। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, लेकिन उसमें से जयराम रमेश का ट्वीट देखिए। कह रहे हैं कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। बीते 59 सालों से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वैश्विक बौद्धिकता का अहम स्थान और किताबों का खजाना रहा है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। असुरक्षाओं के बोझ तले दबे एक छोटे कद के व्यक्ति स्वयंभू विश्वगुरु हैं, ये कह रहे हैं जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने सीधे सीधे मोदी जी पर प्रतिशोध की राजनीति करने और संकीर्ण सोच रखने का आरोप लगाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे आरोप आखिर बीजेपी पर क्यों लग रहे हैं। देश और दुनिया ने देखा है कि किस तरह मोदी जी बार बार अपनी हर मुश्किल के लिए पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं और खासकर नेहरू गांधी परिवार उनके निशाने पर रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेहरू जी का नाम मिटाने की ये कोशिश बीजेपी को कुछ लाभ दिला पाएगी? क्या बीजेपी नेहरू जी की विरासत को कभी मिटा पाएगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। मोदी जी और बीजेपी पर एक तरफ संकीर्ण सोच का आरोप तो लग ही रहा है, जिसका नमूना आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के अशांत माहौल के लिए भी पीएम मोदी और बीजेपी पर आरोप लग रहा है। लगातार पिछले 40-45 दिनों से हम देख रहे हैं और इस पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी एक रहस्यमयी चुप्पी है और उस पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री यहाँ अपनी तरफ से कोई अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी की नफरत की राजनीति के कारण मणिपुर 40 दिनों से जल रहा है, जिस वजह से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री ने भारत को निराश किया है और वो पूरी तरह से चुप हैं। हिंसा के इस चक्र को बंद करने और शांति बहाली के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में भेजा जाना चाहिए। चलिए नफरत का बाजार बंद करते हैं और मणिपुर के हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ अंतिम आखिरी के कुछ लाइन उसमें, और इसमें सबसे बड़ी बात नफरत का बाजार बंद करते हैं और मणिपुर के हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो राहुल गांधी मणिपुर में मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी की मंशा के मुताबिक एक सर्वदलीय टीम मणिपुर जाएगी कांग्रेस की लीडरशिप में। मतलब साफ है कि बीजेपी मणिपुर के मसले पर बुरी तरह अब घिर चुकी है और भी घिरने वाली है। आज एक और बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा है। दरअसल ये आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी पर, लेकिन निशाने पर है बीजेपी।
आप जानते ही हैं कि मांझी ने बिहार में महागठबंधन से किनारा कर लिया है। उनके बेटे ने नीतीश मंत्रिमंडल से कल इस्तीफा दे दिया था। आज इन तमाम मसलों पर मीडिया से चर्चा करते हुए, बात करते हुए नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मांझी भाजपा से मिले हुए थे। अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने वाली जो 23 तारीख को बैठक है, उस बैठक की तमाम बातें वो भाजपा तक पहुंचा देते। आइए जरा सुनते हैं। घर का भेदी लंका ढाहे कहा जाता है। क्या घर के भेदी की तरह काम कर रहे थे मांझी? सुन लेते हैं पहले नीतीश कुमार को, इस पर भी चर्चा करेंगे। सुनिए। कि नहीं साहब इधर हो और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे, तो हमने इसको बुला लिया। तो यहां साफ साफ नीतीश कुमार बता रहे हैं कि मांझी क्या कुछ कर सकते थे। यानी यहां कहीं ना कहीं घर के भेदी की तरह मांझी इनको, नीतीश कुमार को, इनकी टीम को दिखाई दे रहे थे। और इसलिए अगर मांझी चले गए हैं, जीतन राम मांझी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया हैं, और उनके बेटे को नीतीश कुमार ने अपनी मंत्रिमंडल में रखा हुआ था, लेकिन उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया, और मांझी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए अपना पूरा समर्थन वापस ले लिया, और वो अब इस गठबंधन से बाहर हैं। लेकिन क्या वो एनडीए के सदस्य बनेंगे? हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि एनडीए के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। और हमारी जो मीटिंग होने जा रही है 23 तारीख को, इसी 23 जून को, उस मीटिंग में अंदर कुछ क्या बातें हो रही हैं, होंगी या होती, उन बातों को वो भाजपा तक पहुंचाते। एक गंभीर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार यहाँ, और कैसे जब नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपना पद छोड़ा था, तो उनको बनाया था और सोचा था कि एक एससी को बनाऊंगा तो
अच्छा होगा, लेकिन उस समय भी मांझी ने इनके साथ दगा किया, धोखा दिया। ये तमाम बातें यहाँ रखते हुए नीतीश कुमार, एक दूसरा सवाल भी नीतीश कुमार से पूछा गया कि आप कह रहे थे कि 2024 से पहले केंद्र सरकार जो है वो चुनाव कराएगी। तो नीतीश कुमार ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार के पास बहुमत है और जाहिर तौर पर वो समय से पहले लोकसभा का चुनाव करा सकती है। उन्हें यानी भाजपा को लग सकता है कि विपक्षी दलों की एकता आने वाले समय में उन्हें प्रभावित कर सकती है, इसीलिए वो समय से पहले चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव करवा सकते हैं। जरा इस बाइट को भी सुन लेते हैं, नीतीश कुमार का ये दावा। और इनके बाद बिहार के ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे हैं कि हाँ, और कई लोग, अब ये नैरेटिव सेट हो रहा है, कई लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी 2-3 दिन पहले जब नीतीश कुमार की ये बात आई थी उस समय भी और आज भी नीतीश कुमार ने खुलकर कहा है कि 2024 से पहले चुनाव करवाने की तैयारी में है बीजेपी यानी मोदी सरकार। क्या ये सचमुच ऐसा होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सुन लेते हैं नीतीश कुमार इस पर, इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके आपको बीजेपी से तो नीतीश कुमार को सुन रहे हैं आप और कह रहे हैं कि ऐसी संभावना जता रहे हैं, और क्यों जता रहे हैं ये तमाम बातें यहाँ कह रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय क्या कुछ हुआ था, 2004 में जब चुनाव करवाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 6 महीना पहले चुनाव करवा दिया था। और हालांकि वो चुनाव भाजपा हार गई थी, एनडीए के पाले में वो चुनाव नहीं गया था, और यूपीए का गठन सोनिया गांधी ने किया और 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। 2003 से लेकर के 2004 से लेकर के 2013 तक आप सबने देखा, 2004 से 2014 तक सरकार रही। और उस सरकार के बारे में भी यहाँ बात रख रहे हैं, लेकिन 2024 में किसकी सरकार आएगी ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। अब कुछ दिन बचे हुए हैं, अगर गिने तो लगभग 250 दिन बचे हुए हैं। इन 250 दिनों में क्या कुछ होगा, कितना रंग बदलेंगी ये तमाम पार्टियां, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और हम लोग भी चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर अगर आए तो 2 खास बातें यहाँ नीतीश कुमार ने कही है, गंभीर बातें, गंभीर आरोप कह सकते हैं बीजेपी पर नीतीश कुमार ने लगाए हैं। पहला आरोप कि मांझी उनके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए मांझी का जाना हमारे लिए तकलीफदायक नहीं है। दूसरा आरोप ये कि विपक्षी एकता से घबराकर समय से पहले चुनाव करवा सकती है बीजेपी, जैसा 2004 में किया था। और क्या अब सवाल आता है कि क्या बीजेपी विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए विभीषण तैयार कर रही है, क्योंकि नीतीश जैसा मांझी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या इन विभीषणों से उसे वैसा ही नुकसान हो सकता है जैसा उसे मध्य प्रदेश में उठाना पड़ रहा है? ये भी चर्चा का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में विभीषण कौन, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब न्यूज़ पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि क्या बदले की राजनीति से खुद नुकसान में पड़ेगी बीजेपी। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत हमने की कांग्रेस से, आइए फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं कि बीजेपी से सीधी लड़ाई के लिए क्या कांग्रेस तैयार है और विपक्षी दल उसका साथ दे रहे हैं। सर्वदलीय टीम भेजने की जो कोशिश चल रही है और उस पर अब मुहर लग चुकी है। आज शाम को अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये खबर भी आ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि मणिपुर हम सर्वदलीय टीम भेजेंगे। एक टीम ऑलरेडी जा चुकी है कांग्रेस की, लेकिन एक टीम जाएगी, सर्वदलीय टीम। और इसके साथ साथ दूसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण है कि गांधी या नेहरू का नाम मिटाकर आपको
क्या 2014 और 2019 की तरह सफलता मिल पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। आइए इन तमाम सवालों पे अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आप देखिए, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। खास दिन, खास मसला यही है कि नेहरू के नाम से इतनी तकलीफ क्यों। शुरुआत करते हैं यहीं से, नीतीश बाबू तक भी आएंगे। नीतीश बाबू जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और उसमें भी पहले चुनाव की बात। आखिर चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? पहले चुनाव करा करके इस पर थोड़ी थोड़ी टिटबिट्स कहें तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कल भी थोड़ी बात हुई थी, मुझे याद है मीनू जी भी थोड़ी सी इस पर बात अपनी रख रही थी कल जब चर्चा हम कर रहे थे। हम लोगों ने परसों भी चर्चा की थी, लेकिन आज थोड़ा और गंभीर मसले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, नाम बदल देने से क्या काम बदल जाएगा या नाम हो जाएगा? किसी का नाम बदल लिए और हम अपना नाम कमा लें, ऐसा होता है क्या? शेक्सपियर ने कहा नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ तो नाम में ही बहुत कुछ रखा है ऐसा दिख रहा है। राजनीति नाम के इर्द गिर्द ही चल रही है। नेहरू का नाम मिटा देने से, गांधी की जगह पे गांधी को किनारे करके उनके चश्मे को आगे लाकर और उसमें स्वच्छ भारत लिख देने से क्या आप विश्वगुरु बन जाएंगे? स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए स्वामी जी। जी आ रही है आवाज? जी आ रही बिल्कुल। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में कुछ चीजों में मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और बहुत कुछ चीजों में सुख मिल रहा है। दुख इस बात का हो रहा है, लग रहा है तो गया है जहां पे जो दुर्योधन हैं वो नारी के सम्मान के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं और जो दुष्ट हैं वो बच रहे हैं। ये तो दुख हो रहा है। सुख किस रहा है राजीव को देखने को मिल रही? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो ऐतिहासिक घटनाएं देखना मैं संभव नहीं था मेरे लिए, सब देख रहा हूं। इस समय समुद्र मंथन हो रहा है। जो देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको महादेव ने ग्रहण किया था, और उसके बाद जो अमृत मिला था वो देवताओं के पास मिला था, राहु केतु को मिल गया था। आज के काल में वास्तविकता में हलाहल निकल रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने जो बात की राजीव जी, जो उन्होंने कहा राजस्थान मध्य प्रदेश में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर पंजाब दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन लड़े, इसका मतलब यह है राक्षस योनि के लोगों के उनके चरित्र सामने आ रहे हैं। ये सबको पता है कि पंजाब और दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में कांग्रेस वोट पाती है और असेंबली में आम आदमी पार्टी वोट पाई है और दिल्ली में पाती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप चाहते हैं कांग्रेस रण को छोड़ दे और उस मध्य प्रदेश राजस्थान में आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं जहां सीधी लड़ाई और चुनौती जो है कांग्रेस बीजेपी को दे रही है, बल्कि जीतने की स्थिति में है, तो यह सिद्ध हो रहा है कि कौन किसका मिला हुआ यार है। दशरथ मांझी बताएंगे, धनंजय जी, दशरथ मांझी जो वहां पे सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, जिनको कहते हैं इतने महापुरुष हैं बिहार के, उनका पूरा का पूरा परिवार आज जनता दल यूनाइटेड में चला गया है। इसका मतलब यह है कि ये एक मंथन हो रहा है, ये समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ दैत्य जा रहे हैं और एक तरफ जो है देवता जा रहे हैं। देखिए, वास्तविकता में यह परिस्थिति बन रही है। नाम आप बदल रहे हैं। एक तरफ जो आपने पूरे देश की परिस्थिति बना दी है, मणिपुर में आग लगी है, उत्तरांचल में आग लगी है, कोल्हापुर में आग लगी हुई है, आप उसको बुझाने की बात नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाके बात करेंगे? आप जो कह रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब ये सेना बीच में बैठ जाए, कुकी एक तरफ हो जाए, मैती एक तरफ हो जाए। अपने देश में विभाजन आप कर रहे हैं, पूरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये सारे राज्य आपके वो इस समय जल रहे हैं जो आपके शासनकाल में है। कैसा गृह मंत्रालय है, कैसे गृह मंत्री हैं, कैसे पुलिस की व्यवस्था है? अगर आप इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो सत्ता को छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे देश को आघात मत पहुंचाइए, मेरे देश को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। और ये जो आप ध्यान भटकाते हैं, आप सबके नाम बदल दीजिए। आप सरदार भगत सिंह क्योंकि वामपंथी थे तो उनको भी इतिहास के पुस्तकों से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि वो वामपंथी थे।
तो ये जो आप सारा ये जो प्रपंच कर रहे हैं, आप नेहरू जी के साथ प्रपंच कर रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ आप प्रपंच कर रहे हैं। अरे आपको राजीव जी पता होगा, सरदार पटेल से जब ये कहा गया था, उनके खास लोगों ने कहा था, जब महात्मा गांधी का देहांत हुआ, उन्होंने कहा कि आप विद्रोह कर दीजिए, कांग्रेस को स्प्लिट कर लीजिए और प्रधानमंत्री बन जाइए। क्या था सरदार पटेल का जवाब? सरदार पटेल ने कहा था कि मैं पार्टी तो तोड़ दूंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इस देश की जनता का क्या करूंगा, जो देश की जनता पंडित को प्यार करती है। और जब पंडित जी उनसे मिलने आए थे, सरदार पटेल की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि सरदार पटेल पंडित जी पे, नेहरू जी पे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अब आज जितना प्रपंच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक से और सारे जो झूठे चीजें हैं को फैला दीजिए। जिस प्रकार का सदव्यवहार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ, पंडित नेहरू के साथ और सरदार पटेल के बीच में था, और अशफाकुल्ला खां जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथ लड़ रहे थे, आप सोचिए क्या उनकी कब्र में उनकी जो उनका शरीर जो है वो करवटें नहीं बदल रहा होगा? इस देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। बिस्मिल्लाह खान ने काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने जाके जो शहनाई बजाई थी, और रोज सुबह जाके वो शहनाई बजाते थे और ये कहते थे कि मुझे आत्मिक सुख मिलता है जब मैं काशी महादेव के सामने जाके अपनी शहनाई बजाता हूं। अब्दुल हमीद को भूल जाएंगे आप, ब्रिगेडियर उस्मान को भूल जाएंगे आप। इस देश का नाश करने में क्यों तुले हुए हैं? हमको प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहने देते हैं? इस देश से नफरत को क्यों नहीं हटने देते हैं? हमको क्यों नहीं जीने देते हैं? देश को क्यों नहीं सांस लेने देते हैं? इस देश की जो एक हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और प्यार मोहब्बत की हमारा इतिहास है, उसको तोड़ने में क्यों उतारू हैं? आप वामपंथियों को अलग कर दीजिए, कांग्रेसियों को अलग कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड को अलग कर दीजिए, जेडीयू को अलग कर दीजिए, स्टालिन को अलग कर दीजिए, आप सबको, हिंदुओं को अलग कर दीजिए जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो गुंडे बदमाश लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं उसका विरोध करने वालों को अलग कर दीजिए, जीप में कुचलने वालों का साथ दीजिए, उनसे मरने वालों के साथ खड़े होने वाले को अलग कर दीजिए, किसानों के समर्थकों को अलग कर दीजिए। तो देश को क्या ये 10, 15, 20% लोग चलाएंगे? हम देश को प्यार करने वाले लोगों का देश में कोई हक नहीं है? देश में क्या केवल गुंडों का हक है? राजीव जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं आपकी जो व्यथा है, और वही देश की आम आवाम की व्यथा है। वही आवाम जो है वो उस बात को भले कह नहीं पाती है, लेकिन महसूस ज़रूर करती है, या महसूस करे और दूसरों को महसूस करवाती भी ज़रूर है। और वही बात यहाँ हम रखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिए। आप पहले से बदलने की कोशिश कर रहे थे, आज आपने घोषित तौर पर बदल दिया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार ज़रूर किया है, और लेकिन आपने इसी अंदाज में कितने नाम नहीं बदल डाले। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नाम बदले गए, और जहां नाम नहीं बदले गए वहां बुलडोजर चला, ये भी हमने देखा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो राजनीति है, क्या इस राजनीति से सत्ता की जो चाबी है वो पाई जा सकती है? क्या सत्ता सुख आप भोग सकते हैं? अभी तक 2014 और 19 की बात न करें, ये नाम बदलने का काम जो है, इससे जनता को क्या खुश आप कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, अपने पाले में ले सकते हैं? कितने % लोग आपके साथ आ सकते हैं? ज़रा आपका नज़रिया इस पर क्या कहता है? धन्यवाद राजीव जी। नाम बदलने से राजनीतिक दलों को कोई लाभ नहीं मिलता, और यह बात मैं कोई उपन्यास पढ़ के नहीं आपसे कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नाम बदलने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने और किसी राजनीतिक नेता ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी है, और मायावती जी। कितने जगहों के नाम उन्होंने बदले, फिर दोबारा नाम समाजवादी पार्टी सरकार में, फिर उसे दोबारा नाम कुछ कर दिया, और वह लोगों की जबान पे चढ़ी नहीं, और लोगों ने इसको कभी अपने मन से स्वीकार किया। सरकार, बात यह है कि आप एक राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, आप सत्ता में हैं, और ये 2-4 साल से नहीं है, पूरे लगभग 9 वर्षों से ज़्यादा समय से आप सत्ता में हैं। तो अब आपकी स्थिति होगी कि नाम बदलने और से या कोई नया नाम रख देने से काम चलने वाला नहीं है। आप सबने सत्ता में रह करके आम आदमी के लिए किया क्या है, देश के लिए क्या क्या है, इस देश के किसानों के लिए आपने क्या किया, इस देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए आपने क्या किया, इस देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आपने क्या किया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं, संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया। आपका मूल्यांकन इस बात पे होना है। और चूंकि आपके पास इन मुद्दों पर कहने के लिए कुछ है नहीं,
जनता को समझाने के लिए या बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो आप इस तरह के सरलीकृत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं कि नाम बदल दीजिए। क्या आपने जवाहरलाल नेहरू के जो 3 मूर्ति भवन की स्थिति थी, आपने उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम कर दिया? क्या हो गया, लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम भूल गए? इस देश का कोई भी ऐसा नागरिक हो सकता है जो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भूल जाए? दुनिया उनको अपने सम्मान से याद करती है। जिन मूल्यों के लिए, जिन कारणों के लिए, जिन जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं, क्या नाम बदल देने से लोग उनको भूल जाएंगे? इस देश में अगर लोकतंत्र जिंदा है, हमको और आपको बोलने की आजादी है, हम और आप साल के बाद चुनाव में बैठते हैं, इस राजनीतिक उपलब्धता के लिए हमको जवाहरलाल नेहरू के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अगर इस देश के शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू जैसा स्वप्नद्रष्टा राजनेता न आया होता, तो क्या आप एक तरह का विकसित प्रगतिशील समाज की कल्पना कर सकते थे क्या? जिन राज्यों में, जिन देशों में इस तरह का प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच का नेतृत्व नहीं उभर करके आया, वो लोग आपके सामने हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक खुले मन के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस देश को आगे बढ़ाया। आज जिस चीज पर हम आप गर्व करते हैं, वो नेहरू की देन है। अगर इस देश में तमाम बड़े शिक्षण संस्थान हैं जिनकी दुनिया में कीमत है, वो नेहरू की सोच है। अगर जिस समय हमारे पास इस देश में सुई बनाने की ताकत नहीं थी, उस दौर में जवाहरलाल नेहरू ने उन चीजों के निर्माण का सपना देखा और उन चीजों को आगे बढ़ाया जिससे इस देश की आर्थिक ताकत मजबूत होती थी, और एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक मजबूत कृषि व्यवस्था देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। आज जिन संस्थाओं के ऊपर हम और आप गर्व करते हैं, दुनिया में जाके कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, और जब दुनिया के लोग ये कहते हैं कि जिनके सर्टिफिकेट ये लोग गर्व करते हैं कि साहब इस देश में एक वाइब्रेंट लोकतंत्र है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। नाम बदलने से कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है, बल्कि मेरा यह मानना है कि यह आप अपने राजनीतिक विफलताओं को इसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें और विद्रूप तरीके से सामने आएंगी। आपका मूल्यांकन अब आपके कृत्यों के आधार पर होना है कि चाहे आपने अंदरूनी राजनीति में आपने क्या किया और विदेश नीति के स्तर पर आपने क्या किया। आज मतलब कोई सोच सकता है कि मणिपुर में इस तरह की हिंसा हो रही हो, पुलिस के लोग अपने हथियार दे दे जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को, और ये बताया जाए कि उन लोगों ने लूट लिया, वहां का स्थानीय नागरिक जो केंद्रीय और सैनिक बल हैं उनके रसद को रोक दें, ये हालात पैदा हो जाए और सरकार चुप है। क्या ये हालात अगर देश के किसी अन्य कोने में होता तो आप इसी तरह से चुप रहते आप? और वो अभी तब जब आप स्वयं सत्ता में हैं, पिछले 5 साल में भी आप सत्ता में थे और केंद्र की सत्ता में आप पिछले 9 सालों से अधिक समय से हैं। बावजूद इसके एक राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, दो समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं और आप कोई भी शांति बहाली का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो आपने शांति बहाली के लिए एक समितियों का गठन किया, लोगों ने उस पर आपत्ति कर दी कि बिना मुझसे पूछे मेरा नाम कैसे रख दिया आपने? क्या हो रहा है? ये सरकार का काम है या किसी स्वयंसेवी संस्था का काम है, या 2-4 लोग बैठ करके जो कुछ निर्णय लेते हैं उनका ये काम है? सरकार दिखाई दे पड़नी चाहिए। जब चूंकि आप हर तरीके से आप विफल हैं, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश के तमाम नायकों के खिलाफ जो चलाती रही है, उसी का ये अंग है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के संग्रहालय का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। तमाम नाम बदले गए हैं। आप याद कीजिए ना, अगर मीनू जी भी जानती होंगी और अखिल स्वामी जी भी जानते होंगे, लखनऊ शहर में एक हजरतगंज मोहल्ला है, एक बाजार है शहर का, उसके चौराहे का नाम पता नहीं कितने साल पहले अटल चौक किया गया था। कई साल हो गए और आज भी उसका नाम लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा। आज भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल है कि अगर आप किसी चीज का नाम किसी महापुरुष के नाम पे अगर स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोपने का प्रयास करेंगे, तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मुगल सराय का नाम आपने बदल दिया। अगर टिकट में, रेलवे के टिकट पर नाम न लिखा जाए तो आप नाम नहीं बता सकते क्या नाम है वो। हर आदमी बोलचाल की भाषा में मुगल सराय कह रहा है। ठीक है, नाम बदलिए, महापुरुषों का नाम पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम स्थानीय स्तर पे ये जानने की कोशिश कीजिए कि लोग उसको कितना स्वीकार करने के लिए तैयार है। थोपने का प्रयास मत कीजिए। थोप करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं और चीजों को आपको वापस लेना पड़ता है। आज तमिलनाडु में क्या हुआ, आपने सोचिए ना कि सामान्य सी चीज थी। कर्नाटक में आपने कर्ड को दही कहने के लिए कहा कि नहीं लिखो इस पे,
वो रिएक्शन हुआ कि आप लोगों ने उसको वापस ले लिया। भाई स्थानीय लोग उस नाम से सहमत हैं, असहमत हैं, कितना अपने आप को उससे जोड़ पाते हैं, इसकी कदर नहीं करेंगे आप। किस बात के लिए लोकतंत्र है, किस बात के लिए हुकूमत करते हैं? क्या बिना विमर्श के कोई नामकरण किए जा सकते हैं? और एक राजनीतिक दल, अगर एक राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं है इस तरह के काम करती है, लोगों को आश्वासन देती है, तो हो सकता है कुछ समय के लोग विचार कर लें। सत्ता में जो पिछले लंबे समय से जो पार्टी सत्ता में है, वह सरकार नाम परिवर्तन जैसे छोटे छोटी जो कोशिशें हैं, इसका सहारा नहीं ले सकती है लोगों का जनविश्वास कायम रखने के लिए या लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। उसको अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो जनता के सवाल पैदा किए जा रहे हैं, उस पर सफाई देनी पड़ेगी। अगर वह उन पर अपनी तर्कसंगत तरीके से बात नहीं कर पा रही है, जनता को विश्वास में नहीं ले पा रही है, तो इस नाम परिवर्तन जैसी चीजें लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों बदलेंगे आप? सवाल है कि पंडित जवाहरलाल, देश के पहले प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति ने सालों साल अपना स्वतंत्रता संग्राम में सालों साल जेल में बिताया, ढेर सारी चीजें ऐसी थी जिसके पास छोड़ने के लिए उस व्यक्ति ने उन चीजों को छोड़ा राष्ट्र हित में, और राष्ट्र के सम्मान के लिए क्या नहीं किया जी। और आप अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करेंगे, आप नई पीढ़ी को क्या सिखाएंगे कि आप अपने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनका इस देश के विकास में योगदान है, उसके प्रति हमारा रवैया क्या होगा? आप एक नया प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दीजिए, कौन मना कर रहा है? नई चीजें स्थापित कर दीजिए, लेकिन नई चीजें बनाने की कल्पना ही आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जो चीजें आप कर रहे हैं वह आधी अधूरी हैं। आंकड़े केवल गिनाने के लिए हैं आपके पास, केवल आंकड़े गिनाते हैं कि आप पिछले 70 साल में 5 एम्स बने थे, हमने 17 एम्स बना दिए। उनकी स्थिति क्या है? किस तरीके से वो काम कर रहे हैं जो नए आपने एम्स बनाए या जो नई चीजें आपने स्थापित की? ये तो मतलब केवल ये है ना कि आप एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने की कोशिश है कि हम कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम देखिए, हमको कुछ नहीं समझ में आया, एक ऐसी चीज थी उसका हमने नाम ही बदल दिया। वो कितना महत्वपूर्ण है, लोगों के कितने पक्ष में है, कितने पक्ष लोग उसके लिए उत्सुक हैं, ये तो कोई तर्क नहीं है। और इन चीजों से आप अपनी विफलताओं को छिपा नहीं सकते हैं। आपके सत्ता शासन चलाने का जो तौर तरीका था, लोगों ने उसको अच्छी तरह समझा है और आप पूरी तरह से सरकार एक्सपोज हो चुकी है। इस सरकार के जो भी कामकाज का तरीका है वो देश हित में नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को। जितने तटस्थ विचार करने वाले लोग हैं, वो कोई सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके किए कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी कौन सी सरकार होती है साहब? मतलब पहली बार हम लोग देख रहे हैं जो सरकार अपने नीतियों कार्यक्रमों पर कोई चर्चा ही नहीं करती कि पिछले 9 साल में हमने ये कार्यक्रम लागू किया, इसकी उपलब्धि है। ये नाम बदल दीजिए, ये जो अमर जवान ज्योति है उसको यहाँ से हटा करके यहाँ रख दीजिए, एक पुराने नाम की जगह पे एक नया उसी को बदल करके एक नया संग्रहालय का नाम कर दीजिए। इससे क्या मिल जाएगा? और मेरा मानना यह है कि जो लोगों के बीच में इस सरकार के कामकाज को लेकर के असंतोष है, इस तरह की गतिविधियों से यह असंतोष और बढ़ेगा और लोगों के बीच में यह सरकार अपने जन विश्वास को कायम रहने में सफल नहीं हो पाएगी। जी, असंतोष बढ़ेगा। नाम आप बदल रहे हैं, बदल लीजिए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति में असंतोष काफ़ी अलग अलग उसके कारण हैं और उन कारणों पे, उन वजहों पे हम कई बार चर्चा करते भी हैं। आज भी चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं हम आएंगे ही और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड मोदी, वो अभी क्या उसी उफान पे है या अब ढलान पे है, ये भी समझने की कोशिश हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका में उनका स्वागत कैसे होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में। और उसी समय जब वो अमेरिका में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इधर हिंदुस्तान में, उसमें भी बिहार में एक गठबंधन की तैयारी होती दिखेगी हमें, और वो है कि विपक्षी एकता बहुत मजबूती के साथ एक साथ एकजुट होकर के पटना में मिलेगा, विपक्षी दल मिलेंगे और एकजुटता की बात आएगी। तो बहुत खबरें आप लोगों के बीच पहुंचानी हैं और इन सब के बीच एक जो खबर आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने आखिर कैसे कह दिया कि 2024 से पहले चुनाव करवाएंगे। इनके पास सरकार है, सत्ता है, ये सब कुछ करा सकते हैं, ये कह रहे हैं, और इसमें वो भी हो सकता है।
चुनाव करवाने के पीछे की रणनीति क्या है, ये भी समझते हैं। नाम के साथ साथ चुनाव की तरफ बढ़ने वाली मोदी सरकार क्या और भी कुछ तैयारियां कर रही है? ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो बात चल रही है और साथ साथ राम मंदिर के उद्घाटन की बात चल रही है, क्या ये दोनों भी इसमें, यानी कि आने वाले चुनाव में ये दोनों बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे? सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब खोजते हैं हम लोग इस चर्चा में। आइए मीनू जी के पास आना चाहता हूँ। मीनू जी, बहुत कुछ है लेकिन इसमें नाम पे चर्चा हम कर चुके हैं, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं उस पर तो और जोड़ दीजिए। लेकिन उसके अलावा ये नीतीश बाबू कैसे कह रहे हैं कि पहले चुनाव करवा सकते हैं, इसके पीछे आप क्या सोचती हैं क्या लॉजिक हो सकता है? यहाँ तो एक राज्य बीजेपी हार चुकी है, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ ताज़ा तरीन, उसके बाद अगले 4 राज्यों में बीजेपी फिर हारने जा रही है। जब आपके सामने हार ही हार है तो फिर चुनाव पहले करवा करके तो आप बैल मुझे मार करने जा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है मैं अगर देखता हूँ तो। किस नज़रिए से आप देखती हैं इसको? जी देखिए, मैं पहले नेहरू मेमोरियल पे कुछ 2 शब्द कहना चाहूंगी। देखिए, आप एक म्यूजियम का नाम बदल के इस तथ्य से या इस इतिहास को झुठला नहीं सकते कि नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। हमेशा ये इतिहास में लिखा हुआ है और रहेगा। आप मिटा नहीं सकते एक नेहरू मेमोरियल को में आप नाम बदल के। देखिए, इस नेहरू मेमोरियल से छेड़छाड़ की कोशिशें 2015 में ही शुरू हो गई थी। उसमें जो महेश रंगराजन थे, जो जेएनयू से हैं, वो इसके हेड हुआ करते थे मेमोरियल के। उनको इतना परेशान किया गया कि उन्होंने हार के वहां से इस्तीफा दे दिया 2015 में। वहां से शुरुआत हुई थी और आप हैरान रह जाएंगे सुन के, ये खबर बनी नहीं कि 2018 में अर्नब गोस्वामी इसकी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उसमें एस जयशंकर और उनके साथ में 4 मेंबर्स नियुक्त किए गए थे। उसमें अर्नब गोस्वामी नेहरू मेमोरियल के सदस्य हैं सोसाइटी के। आप कल्पना करिए क्या करने की इरादा है अगर उसमें अर्नब गोस्वामी को घुसा दिया गया है। और देखिए, नेहरू एक विचार है, एक विचारधारा है, वो मरा नहीं करती विचारधारा। कुछ समय के लिए डॉर्मेंट मतलब निद्रा में जा सकती है लेकिन वो फिर उठ खड़ी होती है। इन्होंने नेहरू के बारे में इतना ज्यादा उनका विलिफिकेशन किया कि लोगों की वो जागृत हो गई उत्सुकता नेहरू के बारे में, युवा पीढ़ी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक की सेल बढ़ गई इस चक्कर में कि भाई लिखा क्या था नेहरू ने जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो वो आप नेहरू को वहां से नहीं मिटा सकते। आप कोशिश करते रहते हैं, आप नेहरू की तरह लेखक बनना चाहते हैं तो आप एग्जाम वॉरियर्स किताब लिख देते हैं। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, आपने एग्जाम वॉरियर किताब लिख दी। आप नेहरू ने रात के 12 बजे आजादी की घोषणा की तो आप भी नेहरू की तर्ज पे रात के 12 बजे जीएसटी की घोषणा करते हैं। वो मामला जितना लोगों को परेशानी में डाले हुए वो सब जानते हैं कि किस तरह से फॉल्टी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, आधा अधूरा। तो नेहरू कभी लोगों की स्मृति से या उनके लोगों के चिंतन से कभी आउट हो नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। और नेहरू को आउट करने के लिए आपको नेहरू जैसा बनना पड़ेगा। आप ईटन और हैरो से पढ़े हैं नेहरू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और कोई नहीं पढ़, औरों को भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच अपने समय से आगे थी, जिसकी जिक्र स्वामी जी ने किया कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन IIM, IIT जो दिए, जिनके बल पे आज इंडिया सॉफ्ट पावर बना हुआ है वर्ल्ड का। जो सिलिकॉन वैली है उसमें कहाँ से आए इंजीनियर्स, जो वहां पे उनका दबदबा है, वो इन्हीं IIT से निकल के गए हैं। बड़े बड़े IIM से कांग्रेस, ये देश के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज वहां से निकले हैं। तो नेहरू का बराबरी नहीं हो सकती। और एक जितना ये नेहरू को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उतना ही खुद बौना साबित होंगे। अब नीतीश कुमार की बात पे आ जाइए। नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई शायद जल्दी चुनाव हो जाए। देखिए, इसमें ये तो हो सकता है कि जो अब 5 राज्यों के चुनाव है उनमें जो एक कभी कोई सर्वे आता है या लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में इनका जीतना लगभग असंभव है बीजेपी का। अब इसमें रहा तेलंगाना है और राजस्थान है, इसमें भी मेरे हिसाब से तो नेक एंड नेक फाइट चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मोदी ब्रांड गिरता जा रहा है। कल आपके ही शो में प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे कि नमो ऐप पे किस तरीके से जो उनके मर्केंडाइज है वो खरीदने वाले लोग ही नहीं है, मतलब खरीदना कम हो गए हैं। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि वो
शॉर्ट सप्लाई होनी चाहिए, नमो की जो भी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो शॉर्ट सप्लाई नहीं है बल्कि पड़ी हुई है, इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई है। तो ये बात मोदी जी को पता चल रही है और देखिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। मणिपुर का जिक्र सभी अभी मेरे से पहले सुनील शुक्ला जी और स्वामी जी कर चुके हैं। जल रहा है मणिपुर, मणिपुर के में से जो मंत्री हैं केंद्र में वो तक चिंता जाहिर कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि मणिपुर का से जो मंत्री है वो कह रहा है कि इसकी सुध लो। मोदी जी तैयारी में लगे हुए हैं अपनी वहां की यूएस जाने की। आप यहाँ अभी खबरें यहाँ के लोकल पत्रकार दे रहे हैं उत्तराखंड में कि केदारनाथ मंदिर में किसी बंबई की किसी सेठ ने, अब ये मैं कह नहीं सकती कि 253 किलो सोना दान किया है उसके ऊपर पत्थर चढ़ाने के लिए अंदर की दीवारों पे। वो बता रहे हैं कि उसकी जगह 1.25 अरब का सोना था, वो 1.25 अरब रुपए का, और उसकी जगह वहां वो बता रहे हैं कि पीतल है, वो उसकी बजाय पीतल चढ़ा दिया गया है। यहाँ के लोकल पत्रकार हैं और बात ट्विटर पे वायरल भी है वो। अब उसकी सच्चाई कितनी है क्योंकि मैंने तो जाके देखा नहीं है, लेकिन एक बहुत हंगामा मचा हुआ है कि पैसा गया कहाँ और किसके पास है। अब लोग इनडायरेक्टली जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आरोप साफ है कि सोने की बदले पीतल चढ़ा दिया। तो आप इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं है, पब्लिक का पैसा चला गया, कॉर्पोरेट्स का पैसा चला गया और कोई हिसाब जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। आप जवाबदेही मांगिए तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से मोदी जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, आप ये देखिए कि मैं सर्वे में इतना यकीन नहीं करती, लेकिन इस देश में जितने भी ये सर्वे होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसमें मेरे ख्याल एक मुद्दत के बाद उन्होंने राहुल गांधी की लोकप्रियता को मोदी से ऊपर दिखाया प्रधानमंत्री पद के लिए। तो बताइए ये एक बड़े अचरज की बात है। हालांकि आज तक तो नहीं दिखाया उन्होंने। क्यों दिखाया? क्योंकि एक ग्राउंड की रिपोर्ट जो है वो बता रही है। तो मुझे तो इन परिस्थितियों में ऐसा भी लगता है कि देखिए उनका अपना आर्बिट्रेरी चलता है, उनके मन में जो आए विम्स एंड फैंसीज पे चलता है देश। वो ऑर्डिनेंस लाके इस देश के चुनावों को डिले भी कर सकते हैं। तो उस दौरान वो कई तरह की स्कीम्स लाके लोगों को जैसा लाभार्थी बना रखा है, उन्होंने तो अभी लाभार्थी 80 करोड़ का बनाया है। हो सकता है पूरे ही 1.5 अरब लोगों को लाभार्थी की श्रेणी में ला दे मोदी जी। कुछ ऐसी स्कीम्स चालू हो कि भाई हाई क्लास अपर क्लास सबको मिलेगा कुछ ना कुछ, सब लाभार्थी हैं। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए तो तब तक इलेक्शन ना हो। मुझे तो ये जो इंतजार है दिसंबर का, अगर इलेक्शन हो जाते हैं मध्य प्रदेश में तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ भी नहीं होते हैं तो कारण कोई भी बनाया जा सकता है। तो उसमें मुझे अभी मैं तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई इलेक्शन होंगे टाइम से या नहीं होंगे। मुझे अभी इस बात में संशय लगता है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन देखना पड़ेगा अभी। जी राजीव जी, ये जो आप आखिरी में कह रही हैं इसी तरफ मैं भी जाना चाहता हूं और आपकी बातों से मैं भी अपनी सहमति दर्ज कराना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव पहले न करवा के विधानसभा के चुनाव को बाद में करवाना, ये एक इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और उसके कई सारे कारण हैं। और एक तो हार को बहुत जल्दी सामने पाना, उससे अच्छा है कि हार को थोड़ा सा दूर करें। जान रहे हैं कि हारने वाले हैं इन 5 राज्यों के चुनाव में, और एक हार पहले आप हिमाचल प्रदेश में आपको हार मिली, उसके बाद आप सीधे एक बड़ा सा राज्य कर्नाटक आपके हाथ से चला गया, और दक्षिण में हिंदुत्व की राजनीति को फलने फुलाने के लिए आपने जो कुछ किया था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, पानी हो गया। और इसके बाद फिर अगले 6 महीने में आप 4 राज्यों में अगर आपको हार मिल जाती है तो फिर लोकसभा में जाने में आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ अपनी रख करके धनंजय जी आपके पास आऊँगा और आपसे भी चाहूँगा इस पर अपना विचार व्यक्त करें। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि उसके बाद फिर आप चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएं, चाहे आप राम मंदिर का उद्घाटन कर दें, लेकिन चूंकि आपके ऊपर हार का तमगा इतना तेज़ी से और इतनी ठोकर लग चुकी होगी कि आप उससे संभल नहीं पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि इस चुनाव को पहले ना करा करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। किन चुनावों की बात कर रहा हूं मैं? लोकसभा चुनाव को पहले ना करा करके विधानसभा चुनावों को आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है, जिसमें हार को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। क्या कहेंगे धनंजय जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं,
मोदी है तो और मुमकिन आप जो है। कह रहे हैं, हाँ, और आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी सब कुछ अपने मन से नहीं करते, उनके ढेर सारे सलाहकार हैं। तो सलाहकार जो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो अपने मन की बात को अमल कराते हैं, उनके सलाहकार भी वैसे ही होते हैं, और अक्सर वो सलाहकार डुबो देते हैं नाव, यही इतिहास है। अब फिर बात है कि मैं इस पे कहूँ कि जो नेहरू जी की बात हो रही है, नेहरू जी के साथ इसलिए दिक्कत नहीं है, वो चाहे बल्कि निकाल दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, खाली नाम ही उनका प्रधानमंत्री था, ऐसा भी कर सकते हैं वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेहरू जो है सिर्फ भारत के नहीं थे, और नेहरू जी को कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि भाड़े पे कुछ आदमी इकट्ठा करे, पैसे दे करके, कुछ लोगों को धमका करके, जो नेहरू नेहरू बैठ के करे वो, ऐसे लोगों की जरूरत नेहरू को कभी पड़ी नहीं, और न ही ऐसे मीडिया की जरूरत पड़ी जो नेहरू के लिए दिन रात चिल्लाए कि नेहरू महान है, नेहरू महान है और फलाना बेवकूफ है, ऐसा नेहरू को जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसा इसलिए होता है कि जो ताकतवर आदमी होता है उसको भांडों की जरूरत नहीं पड़ती, जो कमजोर आदमी होता है वो हमेशा भांड के कंधे पे चलता है, और जो कमजोर आदमी होता है उसको बैसाखी चाहिए होती है। नेहरू को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि नेहरू के नाम पे जितनी चीजें हैं सब हटा दो और हेडगेवार के नाम पे कर दो, हेडगेवार के नाम पे कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया से हिंदुस्तान अपने आप में जो है, जब हम समझिए मैं धनंजय कुमार हूं तो खाली मेरे होने से मैं थोड़े ही हूं, मैं तब हूं जब आप 5 लोग भी यहाँ सामने साथ हैं, और आप 5 लोग बोल रहे हैं कि मैं धनंजय हूं तो मैं धनंजय हूं। अगर मैं अकेले बोलूं मैं धनंजय हूं तो मैं धनंजय नहीं हो सकता। तो ये है। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसकी भी वजह है, क्योंकि एक जो है मोदी जी परेशान तो हैं, और मोदी जी इसलिए परेशान है कि उनका कोई दाव नहीं चल रहा है। उनके सारे दाव जो है मैं बोलूंगा कि सारे दाव राहुल गांधी ने अकेले खाली कर दिए। और जो राहुल गांधी का जो पदयात्रा हुई कन्याकुमारी से कश्मीर की, अब जो दूसरी पदयात्रा होनी है अरुणाचल प्रदेश से बिहार की, तो नीतीश कुमार की बात मुझे इसलिए सही लगती है कि मोदी जी को लग रहा है कि अब अरुणाचल प्रदेश से कहीं यहाँ आ जाए लोकसभा के पहले तो हालत और खराब हो जाएगी, जो 2-4 सीट मिलने वाली है वो भी ना मिले। और अभी जो स्मृति ईरानी जो खम ठोक रही हैं, हो सकता है मोदी जी भी हार जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी देश में। अब ये किसी को लग सकता है कि हम अतिरंजित बात कर रहे हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन ये संभव है क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष जो है सचिन तेंदुलकर को माथे पे उठा के रखता है या किसी कप्तान को तुरंत उलट भी देता है, वो भारतवर्ष है, क्योंकि भावनाओं का देश है। यहाँ संवेदनाओं की बड़ी अहमियत है, भावनाओं की बड़ी अहमियत है। एक बार भावना जब खिलाफ हो जाती है ना, तो फिर किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी सूत्र से वो बदलती नहीं है। और ये परसेप्शन वाला देश है, जैसे कि परसेप्शन गढ़ा गया कि मोदी का विकल्प नहीं है, और 2019 के चुनाव में देखा अब मोदी का विकल्प है, ये भी परसेप्शन में आ रहा है, और मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी परसेप्शन में आ गया है। वो चाहे मणिपुर में आग लगने की बात करें या बात करें कश्मीर में, अभी कुपवाड़ा पे चर्चा कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए थी कुपवाड़ा पे चर्चा? कुपवाड़ा में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई, तो कमर का इलाज कहाँ करा लिया आतंकवादियों ने? पता करें मोदी जी, अब उस अस्पताल पे हमला करें। ये आतंकवादियों ने कहाँ से ये कमर का इलाज करा लिया और फिर जो आ गए कि हम जो है कुपवाड़ा में करेंगे, या चुनाव नजदीक है इसलिए कुपवाड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ भी हो सकता है, और मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है चुनाव पहले भी हो सकता है, चुनाव बाद में भी हो सकता है, चुनाव 5 साल के लिए टाला भी जा सकता है, अध्यादेश जारी कर दिया जाए कि अब जो मोदी ही देश है, मोदी जी जो कहेंगे वो सुनो। और आरएसएस तो ये चाहता भी है, क्योंकि वो चाहता है कि लोकतंत्र न रहे। और जो हिंदू भी इस देश के बहुत बड़ी संख्या, जिनको लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुसलमान सब खत्म हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सब अगर मोदी जी के चाहने से ही अगर होता तो फिर ये परसेप्शन बिगड़ने नहीं लगता। ये जो तेज उनका घट रहा है वो घटता नहीं। और ये अगर कोई व्यक्ति सोच लेता है कि हम हमेशा के लिए हैं, मेरे अलावा कोई नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रकृति तो बदलती है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल है कल आएगा, उसके बाद फिर कोई आएगा।
क्योंकि आप किसी को हटा करके आए हो तो आपको भी कोई हटाएगा, ये आपको दिमाग में बिठाने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं बिठाते, उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं दुनिया को घुमा दूंगा। तो हिटलर ने भी कहा था मैं दुनिया को घुमा दूंगा, दुनिया किधर किधर घूम के आ गई, फिर अपनी जगह पे स्थिर हो गई। भारत भी हो सकता है किधर किधर घूम के आ जाए फिर स्थिर हो जाए, क्योंकि फाइनली तो अपनी धुरी पे आना है। तो मैं ये कहूँ कि भारत की जो आबादी है, भारत का जो मूल तत्व है, जो गांधी भी अक्सर बोलते थे, वो हमारी शुद्धता, हमारी संवेदना है। और वो संवेदना है कि वैष्णव जंतु तैने कहिए पीड़ पराई जाने रे। तो यही हमारे भारत का मूल मंत्र है, यही हमारे भारत का धार्मिक स्टेटमेंट भी है। हमारे भारत का धार्मिक स्टेटमेंट कभी वो नहीं हो सकता जो मोदी जी देना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। भारत का स्टेटमेंट यही है जो विवेकानंद बोल के आए थे अमेरिका में। इस पे स्वामी जी बढ़िया बोलेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि भारत किसी भी हाल में न तो हिटलर वाला शासन बर्दाश्त करेगा, और न ही भारत में वो जो कालिदास बैठे थे, कालिदास बनने से पहले डाली पे और काट रहे थे, उनके शासन में जाएगा, उनको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है। नेहरू तो बड़ा तय किया था उन्होंने कि भाई हमको ऐसी दिशा में जाना है जहां कल दुनिया भी साथ चले और दुनिया कहे कि भारत का रास्ता सही है, सत्य हिंसा का रास्ता सही है, मनुष्यता का रास्ता सही है, वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता सही है। तो अब अगर मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी को पसंद वही आ रहा है जो आरएसएस को लगता है, जो गोलवलकर साहब को लगा, गोलवलकर साहब ने जो लिखा वो लग रहा है मोदी जी को वही अंतिम सत्य है। लेकिन भाई अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, पता नहीं आप सब लोगों ने नहीं देखी होगी, अभी तो आई है। अब आदि पुरुष में हनुमान जी से तरह तरह के डायलॉग बुलवाया जा रहा है ना, जो शक्ति कपूर टाइप विलेन बोला करते थे किसी जमाने में। तो अब ऐसी चीजों को धर्म के नाम पे जो है आपको दिखाया जाएगा, आपको बतलाया जाएगा, है ना। चमगादड़ पे रावण चले जा रहे हैं उड़ करके, अब सब लोग जानते हैं पुष्पक विमान पे रावण चलते थे, अब चमगादड़ को उड़ा रहे हैं। तो ऐसे अब मोदी जी कल देखेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या क्रिएशन है, ये है असली भारतीय सिनेमा, ये है हमारे राम। कह सकते हैं, उनको तो कुछ भी कहने का अधिकार है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब दूसरों को जानते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं जो हम सोच रहे हैं वही सही नहीं। लेकिन मोदी जी कितना पढ़ते हैं वो तो आपको दिखाई पड़ता, वो कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और तमाम चीज़ें गड़बड़ियाँ होती है, वो चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे तालाबंदी की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, या 370 खत्म करने की बात हो, या हवन कर लेने की बात हो, राजदंड लाने की बात हो, कहाँ वो किसकी सुन रहे हैं। अगर सबकी सुनते तो ये तो बहुलतावादी देश है, ये तो बहुभाषी देश है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अब तमिलनाडु का बनेगा, तमिलनाडु भी मोदी जी जाके लड़ लेंगे और वो तमिलनाडु के भी हो जाएंगे। पहले बनारस के थे, उसके पहले गुजरात के थे, और व्यवहार में गुजराती दिखते हैं वो, जहाँ के ढोकला और फाफड़ा नहीं खाना चाहते हैं हमारे स्वामी जी। तो इस तरह की चीजें हैं, मुझे लगता है जनता समझ रही है। और भारत की जनता, मैं फिर से बोलूंगा, भले अशिक्षित लेकिन भावनाओं में बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध उसकी भावनाएं हैं, और वो इन फालतू चीज़ों को थोड़े दिन के लिए बर्दाश्त करेगी, मदारी का खेल समझ करके। फिर घर जाएगी तो अपने पापा के पांव छुएगा, और जो है यहाँ की जनता अपनी माँ की बात सुनेगी, अपने भाई परिवार में अपना समय बिताएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। अज्ञानता सबसे बड़ी चीज़ है। आना चाहता हूँ अमलेंदु जी, क्या कहेंगे, नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने जो कहा, ये बिल्कुल हमको सब कुछ उल्टा ही करना है। नाम पहले बदलते रहते तो शायद आज किसी न किसी नाम पे टिक जाते, अड़ जाते, लेकिन ये है कि नाम बदले ही नहीं। पिछले 70 साल में सब कुछ कर दिया, नाम नहीं बदले, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और नाम में क्या रखा है हम बात कर रहे हैं। बीजेपी से सीधी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार है, ये इस पर चर्चा कर रहे हैं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष तैयार है, और विपक्ष ताल ठोक रहा है, और उसकी तस्वीर 23 तारीख को हम देखेंगे। लेकिन आना चाहता हूं पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, पूरे जो घटनाक्रम है उसमें खासकर
एक तरफ नीतीश बाबू जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और राहुल गांधी सीधा कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलो भाई, ये सब नफरत का बाजार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने जो कल कही थी और उस पर आज कांग्रेस पार्टी ने उसको संज्ञान में लेते हुए आगे वो काम कर रहे हैं, जिसमें यह है कि मणिपुर सर्वदलीय टीम जानी चाहिए। क्या कहेंगे राजीव जी? एक तो शुरुआत करते हैं नाम से। दरअसल मसला ये है कि मुझे लगता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को अब प्रधानमंत्री की उस सेंगोल के आगे दंडवत लेटी हुई जो तस्वीर है उस पर भरोसा रहा नहीं है कुछ। तो ये अंदर से जो चीजें उठ रही हैं तो उसकी परिणति जो है वो इन सब चीजों में हो रही है कि अभी नाम बदल डालो, तख्तियां बदल डालो, पोस्टर बदल डालो, कपड़े बदल डालो, घर में जो कुछ है सब कुछ बदल डालो, मकान बदल डालो। तो अब इसी काम पे सब जो है वो लगा गया है। अब पूछा ये जाना चाहिए कि क्या नाम बदल जाने से इमारत बदल जाती है? क्या नाम बदल जाने से नक्शे बदल जाया करते हैं, जमीन बदल जाती है, आबो हवा बदल जाती है, धरती पहाड़ बदल जाते हैं? क्या बदल जाता है नाम बदल जाने से? तो आप बदल लीजिए नाम, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। उसका प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रखा है, नरेंद्र मोदी म्यूजियम रख दो, तब भी पढ़े तो वहां नेहरू ही जाएंगे। किताबें तो नेहरू की ही हैं, मोदी जी ने कौन सी किताबें लिख दी हैं जो वहां पढ़ी जाएंगी? किताबें तो नेहरू की पढ़ी जाएंगी। या तो उन किताबों में आग लगा दो तो ठीक है भाई, मोदी जी का भाषण सुने जाएंगे, फिर तक्षशिला को सुना जाएगा कि वो बिहार में है, सिकंदर गया था बिहार तक, गंगा के किनारे तक, ये पढ़ा जाएगा। कबीर और तुलसी जो थे वो साथ साथ, और कौन कौन जो थे वो नानक जो थे वो साथ साथ बैठ के चर्चा करते थे, ये भी सब पढ़ा जाएगा। तो यही पढ़ा जाना है तो ये ठीक है, तो फिर ठीक है, लगाओ किताबों में आग। और वैसे भी थोड़े दिन पहले नालंदा विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरी थी, उसमें आग लगी चुकी है दोबारा से। मतलब पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी ही थी, लेकिन अब जो थोड़े दिन पहले जो कौन था तो मदरसा था नालंदा में, कोई उसकी लाइब्रेरी थी, उसमें आग लगी, 100 साल पुराना मदरसा था। तो ये सब राजनीति जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ये यही है, और जो इससे निपटने के लिए जो इस तरीके की चीजें सब की जा रही है। देखिए, असल में अगर 9 सालों में कुछ करके दिखाने के लिए होता, 9 सालों में आपने अगर कुछ डिलीवरी की होती, देश को कहीं आप आगे ले गए होते, आपको कुछ बताने के लिए होता, तो आप ये नाम बदलने की चीजें नहीं करते। अब नाम बदलने से देखिए राजीव जी, वो जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है मूडीज, जो रेटिंग जारी करती है तमाम देशों की कि किसकी अर्थव्यवस्था में क्या रेटिंग है। अब चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग उसने इंडोनेशिया से खराब दी है, तो अब खबर ये आई है अभी एक एजेंसी पे कि हमारे जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं वो मूडीज के अधिकारियों से जाकर के मिले हैं जी। अब वहां कहा जा रहा है कि भाई ये रेटिंग जो है इतनी खराब कैसे, इसको बदल दो कुछ। अब इसीलिए गए होंगे मिलने के लिए। तो नाम बदल दो, रेटिंग बदल दो। अब इस रेटिंग बदल जाने से देश की अर्थव्यवस्था तो नहीं सुधर जाएगी। तो देश की अर्थव्यवस्था आप जहां ले गए हैं वहां से आप कैसे निकले, मसला इस पे होना चाहिए था, चर्चा इस पे होनी चाहिए थी, ध्यान इस पे दिया जाना चाहिए था, बजाय से कि मूडीज से जाकर के आप कहें कि हमारी रेटिंग बदल दो। तो मूडीज अगर आपकी रेटिंग सही भी कर देगा तो उससे देश की अर्थव्यवस्था तो नहीं सुधर जाएगी। तो देखिए, वो लगे हुए सब इन्हीं कामों पे ही, किसी भी तरीके से वो जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो नाम बदले जाए और किसी तरीके से रिपोर्ट वो बदली जाए, उससे बताया जाए कि सब चंगा सी, सब बढ़िया है। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, योग अभ्यास करेंगे जाकर के अमेरिका में, तो हो सकता है कुछ वहां से ज्ञान लेकर के आए, वहां भी कुछ ज्ञान देकर के आए, तो नई चीजें वहां देकर के आएंगे। लेकिन राजीव, जो नीतीश कुमार ने बात कही है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि उस पर विपक्षी दलों को सोचना चाहिए और खासतौर से जो रणनीति है उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मांझी जो थे वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे और यहाँ के बाद वहां पहुंचाते, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को बुलाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बैठक में जो है कोई बहुत ठोस पहल जो है या कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा। चूंकि मुझे लगता है कि इस बैठक में देखा जाएगा अभी भी कि कोई इसमें ऐसा और तो नहीं है जो अभी भी जाके खुराबात कुछ कर सकता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरीके से कहा गया कि साहब वो वहां चुनाव नहीं लड़े, दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस, तो मध्य प्रदेश, पंजाब में तो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये चीजें जो मुझे लगता है कि ये फिर थोड़ी दिक्कतें पैदा करने वाली विपक्षी एकता के बीच में हो सकती है। लेकिन अब जिन्होंने ये बैठक बुलाई है वो अपना तय करेंगे, सारे विपक्षी दल बैठेंगे। हो सकता है कि ये एक दूसरे पर दबाव बनाने की भी राजनीति हो कि भाई
कुछ सीटें जो है ज़्यादा मिल जाए लड़ने के लिए, और अभी सीटों का गुड़ा भाग हो रहा हो, यह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो मन के बदगुमान ही हो कि वो एक दूसरे को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है। तो चूंकि जिस तरीके से पंजाब की कांग्रेस ने और दिल्ली कांग्रेस ने विधेयक के मसले पर केजरीवाल का विरोध किया, अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि इनके साथ नहीं जाना है, तो हो सकता है उससे चोट खाए बैठी हुई आम आदमी पार्टी इस तरीके से बातें भी की जा रही हो। लेकिन कुल मिलाकर के ये मसला एक गंभीर तो निश्चित तौर पर है राजीव जी। अब जो देश की हालत बिगड़ रही है और जिसपे सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर भी हुई है मणिपुर को लेकर के, और आपने बताया कि मणिपुर को जो है वो सर्वदलीय बैठक जो जाएगी, मतलब यहाँ टीम एक जाएगी। आप देखिए कि कितना देश हमारा सुरक्षित हाथों में, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री है उसका घर भीड़ जला देती है सुरक्षा बलों की मौजूदगी में। आप समझ सकते हैं कितना देश सुरक्षित हाथों में है। ये 56 इंच की छाती जो है वो जहां होकर की आई थी मणिपुर में, और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उनका भाषण चुनाव के समय का, हमारे दिव्य पुरुष का, कि पहले की सरकारों ने मणिपुर को छोड़ दिया था। अब वायरल हो रहा है भाषण, प्रधानमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अमित शाह भी होकर के आ गए हैं, अमित शाह के जाने के बाद स्थिति खराब हो गई है, सुधरने के बजाय स्थिति खराब हुई है। तो यानी ये जो स्थितियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना सुरक्षित हाथों में है। ये सारी चीजें जो है ये सब मिलाकर के निश्चित तौर पर जो आपने बात कही है, मैं भी उसी बात का हूं कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उनको एक डिले करेंगे निश्चित तौर पर, और उनके पास अधिकार है इस तरीके का, संसद में बहुमत है, पास करा देंगे, 6 महीने के लिए भी बढ़ ही सकता है, और केंद्र मतलब लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है उसको कराया जा सकता है, और हो सकता है कि उसको भी थोड़ा और आगे बढ़ाया। तमाम उपाय जो है संवैधानिक वो किए जा सकते हैं। और संविधान की अब चिंता किसे है, जब सेंगोल स्थापित हो ही गया है और दंडवत प्रणाम हो ही गया है सेंगोल को, तो अब संविधान किसकी चिंता किसको है? तो इस संविधान का कुछ पूछा जाएगा। तो इसलिए अब चुनाव होने या नहीं होने ये भी एक संशय की बात है, और कब होने क्या नहीं होने वो भी अलग का मसला है। लेकिन बहरहाल जो तैयारी है विपक्ष की और कांग्रेस की, मुझे लगता है वो तैयारी है लड़ाई लड़ने की भारतीय जनता पार्टी के आर पार की, और मुझे लगता है कि आरएसएस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीजों को कुछ देख रहा है राजीव जी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीज़ों को देख रहा है, और आरएसएस कह रहा है कि अब मोदी जी का करिश्मा जो है वो उतर चुका है, वो काम नहीं आने वाला, हिंदुत्व भी काम नहीं आने वाला, तो करें तो क्या करें। उधर मध्य प्रदेश में बजरंग दल के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मध्य प्रदेश की सरकार पीट रही है। चल क्या रहा है आखिर? जिस बजरंग दल को बजरंग बली के अवतार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे थे, उस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अगर बीजेपी के लोग ही, मतलब बीजेपी की सरकार चूँकि वहाँ है मध्य प्रदेश में, वो अगर दौड़ा दौड़ा के पीटे, तो समझ सकते हैं कि क्या पुलिस पीटी है, क्या हो रहा है, और क्या ये आदि पुरुष की तरफ भाग रहे हैं सब लोग। अभी धनंजय जी कह रहे थे कि उस फिल्म को, हालांकि फिल्में देखने का समय नहीं रहता है, लेकिन अब चर्चा कर रहे हैं तो शायद देखना होगा कि उसमें हनुमान जी का डायलॉग क्या है। आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। अजय जी, बहुत कुछ चल रहा है इस देश में, और उसमें नाम बदलने से लेकर के और चुनाव जल्दी कराने तक के चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का अपना अंदाज, अपना स्टाइल है। व्हील प्लान राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें वो पहिए की सवारी, और पहिए मतलब कि स्कूटी की सवारी हमने देख ली, बस की सवारी हमने देख ली, ट्रक की सवारी हमने देख ली, हमने राहुल गांधी को कार की सवारी करते देख लिया, पैदल चलते हुए हम देख लिए। अब हिंदुस्तान में फिर से वो रिक्शा, ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर्स, इन सब की सवारी करके उनके जीवन यापन, दैनंदिन जो उनकी जो दिनचर्या है, उन सबको देखने समझने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। और एक उनकी राजनीति गतिशील है, साफ कही जा सकती है कि पहिए की तरह वो भी गतिशील हो गए हैं। और इधर नीतीश कुमार बिल्कुल लगे हुए हैं, नहीं हमको विपक्षी एकता किसी भी तरह कर ही लेना है 23 तारीख को। तो नीतीश बाबू से ही शुरुआत करते हैं, आपके पास आना चाहता हूं कि किस रूप में आप देखते हैं मांझी को बाहर निकलने का मतलब। इन्होंने, नीतीश बाबू ने आज साफ कह दिया है कि वो घर के भेदी थे, वो 23 तारीख को रहते तो यहाँ के भेद, यहाँ के अंदर की बातें भाजपा को पहुँचा देते, इसलिए अच्छा हुआ कि वो चले गए। कितना दम देखते हैं इसमें आप? और जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि 23 तारीख को शायद और भी को बहुत बातें ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे भेदिए हैं उसमें,
उन सब के बारे में भी फाइनल हो जाए, उसके बाद कुछ डिसीजन लिया जाए, लेंगे ये लोग। कहां से देखते हैं, क्योंकि बहुत निगाहें टिकी हुई हैं विपक्षी एकता पर। यहीं से आपसे चाहता हूं आपके विचार। देखिए, मांझी की जैसे बात से ही मैं शुरू करता हूं। मांझी तो सही में बात भेदी थे। आप याद करिए, पहले भी तो उन्होंने ऐसे ही खेल किया था, और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश के साथ में और धोखेबाजी करी और वो किया, तो फिर बेटे का भी कहीं उससे बहुत बड़ा अंतर तो होने की संभावना नहीं थी। तो ये तो गलती उनकी थी, उन्होंने उनको साथ लिया और किस तरीके से, तो ये पहली गलती। चलिए छोड़िए उसको। बात आता हूं कि अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे मैं समझता हूं, अभी जिक्र कर रहे थे अमलेन जी, मैं सदैव कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि यदि इस विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी आती है तो वो अपने लिए सबसे बड़ा द्रोही अंदर ही तैयार करते, और वो कब क्या खेल कर जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। जो अपने बच्चों की कसम खा करके झूठ बोल सकता है, जो एफिडेविट दे के झूठ बोल सकता है, उससे आप क्या भरोसा करें? उसके जवान का क्या भरोसा? और फिर उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हिसाब चले जाइए ना, देख लीजिए जाके वो किस परिवार से आते हैं, उनके परिवार के लोग आरएसएस की शाखाओं में कब से जा रहे हैं, कितने वर्षों से जा रहे हैं, क्या रिश्ते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। छोड़िए अभी, इसलिए उसकी बात रही। बात सत्ता के दुरुपयोग की, एजेंसियों के दुरुपयोग की और सारी चीजें, वो भी उनके पास देख लीजिए। जहां एक जुमा एक जगह सरकार है, जहां पर उनके पास एजेंसी भी है, वो भी छोटी सी एजेंसी जिसके कई काम नहीं है वो भी कर रही है। जैसे आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच, ये करने का वहां कोई औचित्य नहीं है। ये इनकम टैक्स करे, ईडी करे, वो करे, वहां साहब इसको करके तमाम नेताओं को, कांग्रेस के और सबको जेल भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर रहे हैं, और यहां ये कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। तो साहब ये देख लीजिए, तो ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से तमाम सारे, तो ये जो विपक्षी एकता है, ये भानुमति का ऐसा कुनवा जोड़ने की स्थिति है, जोड़ना है तो सचमुच विचारधाराओं के आधार पर ही जोड़ना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा सच्चाई में लड़ने की क्षमता किसमें, भले वो एक सीट की हैसियत रखता हो, उसको जोड़िए आप, लेकिन 10 सीट वाले उसको मत जोड़िए जो आपको कल के दिन आपके लोग भी तोड़ के ले जाए। क्या आपको दिल्ली याद नहीं है? 2013 सरकार किसने बनवाई थी, और फिर किस तरीके से कांग्रेस को 100% खत्म किया, आपके सामने है। आज एकमात्र सीट है इनके पास में, वो किस बूते है? क्योंकि कांग्रेस के बंदे को जलंधर में तोड़ा और उसके बूते पूरी वो जीती। और क्या क्या हुआ उस पर छोड़ दीजिए, उस पर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वह उस चुनाव में बहुत सारे खेल हुए, छोड़िए। मैं इसके बाद में जिन चीजों की बात कर रहा हूं, तो उसमें यह है कि निश्चित रूप से विपक्षी एकता की एक दरकार है, देश को होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखना चाहिए कौन लोग इन दिनों में कहां से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से उनके आरएसएस से कनेक्शन है, दूसरों से कनेक्शन, ये सारी चीजें चेक करनी। यदि ये नहीं चेक करेंगे कि सिर्फ हाँ नहीं हाँ जोड़ ले, तो साहब ये कहने को तो एकता फोटो खिंचाने के लिए अच्छी हो जाएगी, लेकिन नतीजे जो आएंगे वो आपको परेशान कर दे। तो इसलिए जरूरत है कि इस पर बड़ा चिंतन होना चाहिए, गहन चिंतन होना चाहिए। आप 2 सीटें कम जीतिए, हार जाइए, लेकिन कम से कम ऐसा व्यक्ति मत रखिए जो आपकी पीठ में ही छुरा भोग दे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, और ये रखेंगे तो कुछ नतीजे मिलेंगे। और मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को, जितना खतरनाक मैं इन्हें मानता हूं। मैं समझता हूं कि इनसे ज्यादा बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, न देश के लिए न उसके। आप बताइए ना, शिक्षा मॉडल
और हेल्थ मॉडल और न जाने क्या क्या चिल्लाते हैं, बता दो ना। मैंने तो बार बार पूछा है, एक दिल्ली में कौन सा स्कूल बनाया उसका नाम बता दो, एक अस्पताल कौन सा बनाया उसका नाम बता दो, पंजाब में एक स्कूल एक अस्पताल का नाम बता दो, नहीं बता पाएंगे। आज भी एक जगह था तो मैंने उनके प्रवक्ता से पूछा, वो नहीं बता पाए। तो ये वो लोग हैं जो झूठ के भूते खड़े होते हैं। और वो यदि हम कहते हैं कि ग्लोबलिज्म को फॉलो करते हैं तो ये उनसे बड़े उसके फॉलोवर। इसलिए सबसे बड़ी बात है, ये सावधान होने की जरूरत है इन लोगों से। और आप बनाइए, विचारधारा बनाइए, लड़ने की क्षमता से बनाइए, कौन कितना लड़ सकता है। ये फर्जी लड़ाई वाला मत बनाइए। ये जो चल रहा है फेक युद्ध, उस युद्ध को मत समझिए। अरे आप समझिए, मनीष सिसोदिया के या सत्येंद्र जैन के जेल जाने से फायदा किसको होता है? बीजेपी को तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और अब नेता कौन बचा? नहीं तो चिल्लाया जाने लगा था, नहीं हम उनसे मिल लिए, हमारी बात हो गई, क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया से हमारी बात हो गई, सत्येंद्र जैन से। तो साहब उनका कद आ रहा था बराबर, इसलिए काटना था। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए, तमाशा देखते चलिए किस किस तरीके से। जी जी बिल्कुल, तमाशा, सियासी तमाशा देखते चलिए, आगे आगे हो क्या रहा है। और उसमें भी 2024 तक बहुत कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 का चुनाव समय पे होगा, समय से पहले होगा? बहुत सारी बातें इस पर हो रही हैं। लेकिन साथ साथ स्ट्रेटेजी बीजेपी की क्या होगी? यहाँ कांग्रेस और विपक्षी दल एकजुट होकर के, राहुल गांधी ने भी अपनी बात सामने रख दी है। जरा आना चाहता हूँ फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। राहुल गांधी का साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक अलग दिशा देना चाह रहे हैं राजनीति की। लेकिन साथ साथ हम अगर बीजेपी की तरफ भी जरा झांकने की कोशिश करें तो यहाँ आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? दो तीन चीज़ें। एक जो ताज़ा तरीन दिखाई दे रहा है वो है सिविल कोड की बात आ रही है, राम मंदिर की बात आ रही है। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको कुछ दिख रहा है कि इसके अलावा क्या कुछ? और क्या विपक्षी एकता के सामने कुछ बड़ी, जैसे कि सेंगोल लेके राजदंड लेकर के आ गए, ऐसा कुछ और लेकर के आने की प्लानिंग दिख रही है आपको? क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि 2019 में भी ऐसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक पुलवामा और उसके बाद राष्ट्रवाद की आंधी हो गई। स्वामी जी देखिए राजीव जी, मुझे तो केवल बदहवासी दिख रही है, पूरी तरह से बदहवासी दिख रही है। सारी स्ट्रेटजी इनकी कंप्लीटली हो गई है फेल। जिस प्रकार की आग इन्होंने पुरोला में लगाई, कोल्हापुर में लगाई, मणिपुर में लगाई, तो वास्तविकता में अब ये प्रश्न जनमानस के बीच में आ गए हैं कि अगर आपका गृह मंत्रालय इतना स्ट्रांग है, अगर गृह मंत्री इतने स्ट्रांग हैं और हम लोग सुरक्षित हैं, तो जो आपके राजित प्रदेश हैं वहां पे भी हिंसा इतनी ज्यादा क्यों भड़क रही है? देश इतनी बुरी तरह से टूट। लेकिन कुछ लोग इस चीज से इतने ज्यादा अवसाद में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और मौत का एक वो करके, चित्रण करके इतने ज्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि वो अपने जीवन को पहले ही, अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेते हैं। तो जैसे 2004 में हुआ, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। और मैं ये सच में आपको राजीव जी बता रहा हूं, मैं एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेसर बता रहा हूं, जो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है, जिस प्रकार से जो उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, जिस प्रकार से वो ट्रक ड्राइवर से और स्विगी के कैरियर से, और जिस प्रकार के वो लोग जो मूव करते हैं, जो परेशान हैं, और जो मैसेजिंग हो रही है, जो अभी तक कहा जाता था कि बिल्कुल स्टेज मैनेज जो शो होते हैं वो मोदी जी के होते हैं, वास्तविकता में मोदी जी के शो जो हैं वो फ्लॉप शो हो रहे हैं। और राहुल गांधी के जो शो आजकल हो रहे हैं, जो भी मैसेजिंग हो रही है, आप लोगों के माध्यम से हो रही है, गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं हो रही है, लेकिन वो मीडियम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो अमेरिका जाकर भी, ब्रिटेन जाकर भी जो मैसेजिंग कर रहे हैं वो जनमानस में नीचे तक जा रही है। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शंस को देख रहे हैं। आप कहीं चले जाइए, जितनी भी मीटिंग आप कवर करिए, आप देखेंगे इनकी मीटिंग पे लोग आ नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं।
रिस्पॉन्सिव नहीं है। इनकी स्ट्रेटेजी जो है अब केवल बदहवासी हो गई है। और अगर आप व्हाट्सएप के 100 व्हाट्सएप ग्रुप के पूरे विवरण को देखें, जो होता है ना कि अब ये निर्लज्जता की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने लगे हैं। अब मणिपुर में कहने लगे हैं कि विपक्ष वहां पे दंगे करा रहा है। पुरोला में कहने लगे हैं कि कांग्रेस वहां पे दंगे करा रही है। अरे तुम्हारी उत्तर प्रदेश की, तुम्हारी उत्तराखंड की सरकार, तुम्हारी मणिपुर की सरकार, तुम्हारी केंद्र सरकार और कांग्रेस तो अपने विमुक्त, अपने भारत, और लेकिन इतना ज्यादा बदहवासी है इनके बीच में। अब इनकी स्ट्रेटेजी देखिए नहीं बन सकती, क्योंकि बदहवासी की स्टेज में राजीव जी, जब तक मन आपका शांत ना हो, जब तक आपका चित्त शांत ना हो, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पहले लोग कुछ और कहते थे कि मोदी जी के सामने कौन, लेकिन सुनील शुक्ला जी, मोदी जी के सामने राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कितने आज की तारीख में आपके नज़रिए से, ये सवाल मैं और अपने बाकी साथियों के पास भी लेके आना चाहता हूँ एक एक करके, आपके नज़रिए से राहुल गांधी मोदी जी के सामने आज 2023, आज जब 16 जून है, आज की तारीख में कितने मजबूत दिखाई देते हैं, या मोदी के सामने अभी भी कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये माना जाए? आपका नज़रिया। राहुल गांधी को लेकर के जो एक सर्वे आया है, वही इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है। अगर राहुल गांधी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ रही है, तो यह माना जाना चाहिए ना कि राहुल गांधी एक बड़े विकल्प के रूप में उभरे हैं। और राहुल गांधी विकल्प के लेके अगर उभरे हैं, तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, उनका खुद के अपनी उपलब्धियां आई। अगर आपने सरकार के खिलाफ एक स्थायी विपक्ष का, एक मजबूत विपक्ष की अपनी भूमिका अदा की, अगर जनता से जुड़े हुए सवालों को, मसलों को लेकर के आप खुल करके सड़क पर आ गए, सरकार पे आप लगातार हमलावर रहे, उन मुद्दों को लेकर के लोगों से भी आपने संवाद कायम करने की कोशिश की, तो विपक्ष के नेता के रूप में जो एक दायित्व राहुल गांधी के ऊपर था, उस भूमिका का निर्वहन राहुल गांधी ने मजबूती के साथ किया है। और उसी का परिणाम है कि विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में और उसके बाद भी जो सर्वे आए हैं, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता का में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी मोदी से बड़े पॉपुलर नेता, मोदी जी की पॉपुलरिटी है, इसमें कोई बहस नहीं, लेकिन वह पॉपुलरिटी में गिरावट आ रही, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। आपको हक है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, हर व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार है। सवाल है कि जो आप कह रहे हैं उसकी स्वीकृति कितनी है, जनता उसको कैसे स्वीकार कर ले रही है। अगर आप ये कहते हैं कि एक नरेशन आप चला लीजिए, आप व्याकरण नहीं बदल सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री या किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पे जाता है, तो यात्रा कितनी सफल रही, कितनी विफल रही, कितनी उसकी उपलब्धियां हुई, इसके मूल्यांकन के आधार हैं कि अगर आप किसी विकसित देश की यात्रा पे गए, तो उस यात्रा के परिणाम स्वरूप आपके देश में निवेश की स्थिति क्या बनी, प्रौद्योगिकी और तकनीक के स्थानांतरण की स्थिति क्या बनी, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट की स्थिति क्या बनी, एकेडमिक्स के बीच में एक्सचेंज के कितने हालात में क्या सुधार हुआ, अगर किन्हीं मुद्दों को लेकर के तनाव था दोनों देशों के बीच में, उसमें कितना सुधार हुआ। इन आधारों पर उन यात्राओं का मूल्यांकन होता है। आप कैसे मिले, कितना आपने किससे आप गले मिल लिए, किससे आपने नमस्कार कर लिया, सवाल इसका नहीं होता जी। और ये भी सवाल होता है कि मिलने जिस देश में आप जा रहे हैं, उन देश के नेताओं का क्या बॉडी लैंग्वेज क्या था। अगर जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के दौरान निक्सन ने जहाज के भीतर जाकर के उनको रिसीव किया, इसका भी एक मतलब है। और यह भी है कि आप व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कमरे में पहुंच जाए तब राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात होती है, इसका भी एक संदेश होता है। और इन्हीं दोनों आधारों पर आपके इन कूटनीतिक यात्राओं की उपलब्धियां भी सामने आती हैं। इन चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं। आप क्या करके कितनी बड़ी सभा मैंने कर ली, तो विदेश की यात्राएं सभा करने के लिए थोड़ी होती हैं, वो इस आधार पे होती हैं कि हमारा उस देश के साथ द्विपक्षीय संबंध कितने बेहतर हुए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में सहमति कितनी बनी जी। कि हम अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो उसमें हमारा
रवैया क्या होगा और इस साझा रवैये को लेकर के उस देश के बीच, उन दोनों देशों के बीच में किस तरह की सहमति बनती है। अब आज देश में स्थिति क्या है? अगर आप ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है, आपने कहा कि चुनाव टालने के लिए आपके पास बहुमत है संसद में, आप पास करा लीजिए। सवाल ये नहीं है कि संसद से आप क्या पास करा लेते हैं, सवाल ये भी है कि जो आप संसद से पास करा लेते हैं उसको जनता स्वीकार कर लेती है। आपने किसान कानून भी संसद से पास कराए थे, वो तीनों के कानून जो है वो संसद ने पारित किए थे। क्या किसानों ने उसको स्वीकार कर लिया? क्या उसको किसानों ने सर माथे पर रख लिया? वह तब तक आंदोलन करते रहे जब तक वो तीनों के तीनों कानून वापस नहीं कर लिए गए। आप ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपके पास बहुमत है तो कुछ भी करा लेंगे आप और जनता उसको स्वीकार कर लेगी। जनता की भावनाओं के अनुकूल, उनकी चाहतों के अनुकूल, उनकी इच्छाओं के अनुकूल ही आपको निर्णय लेने होंगे। और अगर आप लोगों की भावनाओं को समझने में विफल हैं तो ये आपकी अपनी विफलताएं हैं। यह है कि पब्लिक कनेक्ट आपका खत्म हो रहा है। पब्लिक के लोगों के, आम आदमी के बीच, आम आदमी किस दिशा में सोचता है इसके बारे में आप सोचने के लिए आप जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? राजनीतिक दल इसलिए कि माना जाता है कि राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। और अगर आप जनता से जुड़े हुए नहीं, अगर आप जनता के भावनाओं के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते हैं, गोया कि आपका जो संगठन है वो उसका भी पब्लिक संपर्क का टूटा हुआ है। अब आप नीतीश कुमार जी की बात कीजिए, बिल्कुल सही है। मांझी जी के साथ जो नीतीश कुमार ने किया वो बिल्कुल समय की मांग थी, वो या इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। मांझी जी ने बिहार की राजनीति में अपने आप को विश्वसनीय बना लिया था। आप अभी पिछले दिनों उनकी केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, अमित शाह जी से आप क्या मिलने के लिए गए थे? आप किसी नेता किसी बड़े नेता से मिलने में का अधिकार है, लेकिन आपको अभी बताना चाहिए ना, आपको अपने जो सहयोगी संगठन है उनको बताना तो चाहिए कि आप किस बात के लिए मिलने गए थे। या मेरी व्यक्तिगत समझ है, धनंजय जी और बेहतर बताएंगे, मेरी अपनी समझ है कि मांझी जी के जाने से निश्चित रूप से एक नीतीश कुमार जी का नुकसान है। एक जो उसमें वोटों में सेंध लगेगी एनडीए की, लेकिन कोई इतना बड़ा सेंध वो भी नहीं है कि आप विश्वास की कीमत पर मांझी जी को बनाए रखें। बीजेपी की स्थिति है कि बीजेपी को कोई सहयोगी मिल नहीं रहा है, बिहार नहीं, बिहार के सहित तमाम राज्यों में। तो जो कोई भी छोटे जो लोग मिल रहे हैं, दबाव बना करके, लालच देके, प्रलोभन दे करके आप उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि जो भी कोई भी नेता अगर आपकी रीत नीति और आपके उद्देश्यों से असहमत है या सहमत नहीं है, उसको अपने साथ रखने की जरूरत क्या है? विपक्षी एकता गैर भाजपा के नाम पर भी होनी है। भाजपा विरोधी लोगों की ही विपक्षी एकता होनी है। भाजपा के साथ किसी भी तरह के सहानुभूति रखने वाले लोग इस एकता में बाधक होंगे। यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले लोग भी इस एकता में बाधक होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि भाजपा विरोधी संगठन, भाजपा विरोधी विपक्षी एकता कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है। लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई पार्टी, सभी राजनीतिक दल आ जाते हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और वह कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहता है, अगर वो कांग्रेस का विरोध करेगा तो मेरी अपनी यह समझ है कि लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लोग उसके जो मतदाता उसको छोड़ के चले जाएंगे। जो कर्नाटक में हुआ, अगर कर्नाटक में जनता दल एस जैसा मजबूत राजनीतिक दल अपने प्रभाव के इलाकों में चुनाव हारने की नौबत आ जाए, ये एक राजनीतिक संदेश है कि लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मत हैं उन्हें विभाजन नहीं होना चाहिए। और इस तरह की उस विभाजन को रोकने में असहयोग का रवैया अख्तियार करने वाले राजनीतिक दलों के साथ जनता नहीं खड़ी हो। ये जन दबाव में विपक्षी एकता बनेगी, और विपक्षी एकता भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अच्छा, कितनी ये मतलब अंतिम बात कर लो राजीव जी, मुझे नहीं समझ में आता कि आप ये सोचते हैं कि विपक्षी एकता न होने पावे, इसके लिए आप जल्दी चुनाव करा लीजिए। अरे एक सोच होती है क्या? आपने हवाई जहाज का टिकट बुक कराया है, आपको एक मैसेज मिलता है कि साहब आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल कर दी गई है और वो पहले उड़ेगी, तो क्या आप इंतजार करते रहते हैं कि उड़ जाता हम पहुंचेंगे वहां? अरे पहले पहुंच जाएंगे, जो समय निर्धारित किया गया उसके अनुसार पहुंच जाएंगे। ये सामान्य सी बात होती है।
अगर विपक्षी एकता के प्रयास किए जा रहे हैं या मान के किए जा रहे हैं कि 2024 के इस महीने तक चुनाव की स्थिति होगी, उसके पहले हम अपनी तैयारी कर लेंगे। और कोई ये सोचे कि नहीं ये एकता बुरे नहीं देंगे, पहले चुनाव करा लेंगे, तो जो प्रक्रिया बाद में पूरी होने वाली है पहले नहीं पूरी हो जाएगी, उसको गति नहीं मिलेगी क्या? आज देश में बड़े पैमाने पर ये एक माहौल है सरकार के खिलाफ। आप ये जो आप लेके आ रहे हैं एक जो इसकी समान नागरिक संहिता वाली बात, इससे क्या हासिल हो जाएगा? इससे तो वही लोग प्रसन्न होंगे जो ऑलरेडी आपके समर्थक हैं। उनमें उनके अलावा कोई नया आदमी जुड़ जाएगा क्या? यहाँ हम 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। किसी के जीवन में क्या उस कानून का कोई असर पड़ने वाला है? जो लोग पहले से ही आपके प्रति समर्पित हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, आपकी तरह ही सोचते हैं, उन्हीं को एक ये बात सूट करती है। देश के विविधता में विश्वास रखने वाले लोग इस आपकी इस कोशिश से संतुष्ट होने वाले नहीं। ठीक है, आप एक तरह की संहिता, एक तरह का कानून लागू कीजिए, लेकिन इस तरह का एक माहौल बनाइए। आप लोगों के अंदर डर पैदा करके आप इस तरह की स्थिति नहीं पैदा कर सकते। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्षी एकता बनेगी और विपक्षी एकता में गैर भाजपा विपक्षी एकता होगी, और ये मेरा यही मानना है कि वह एकता इसलिए मजबूत होगी कि उसमें कांग्रेस शामिल होगी। अगर इस देश में सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना है तो उस राजनीतिक माहौल बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, खासतौर से राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। और लोग भी, इस देश के आम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, उनकी सोच भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द ही है। कांग्रेस की उपेक्षा करके कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है, और अगर विपक्षी एकता इस तरह की कोई राजनीतिक संगठन बनने की स्थिति बनती भी है तो जनता का समर्थन उसको नहीं मिलने वाला है, मेरी अपनी यह समझ। जी, मतलब कांग्रेस के इर्द गिर्द ही ये विपक्षी एकता है, कांग्रेस है तो विपक्षी एकता है, ये माना जाए। धनंजय जी, किस रूप में इसको देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। बिना रीढ़ के आदमी हो सकता है क्या? और अगर होगा तो कैसा होगा? वैसे ही बिना रीढ़ के, बिना विचार के कोई संगठन नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी जो इस देश में है कि वही एक पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी या मोदी सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है तो वो कांग्रेस पार्टी। बाकी जिन क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं वो अपने अपने प्रदेशों में, केंद्र में उनकी क्या भूमिका है? स्टालिन केंद्र में क्या कर लेंगे, नीतीश कुमार केंद्र में क्या कर लेंगे, अखिलेश केंद्र में क्या कर लेंगे, या कोई भी रीजनल पार्टी है। अभी देखिए ना, केजरीवाल जो है फड़फड़ा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा उनसे। तो इसलिए कांग्रेस की जरूरत है इस देश की जनता को भी और इस देश के विपक्ष को भी मौजूदा समय में। और जरूरत इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी जो है इतने सालों में 75 साल हो गए, अब तो सही मायने में 75 साल हो गए जिसको अमृत वर्ष कर रहे हैं मोदी जी। इन 75 वर्षों में ये सबको आजमा लिया भारत की जनता। कोई पार्टी नहीं है जो कहे कि हम सत्ता में नहीं आए, वो चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, समाजवादी हो कि कांग्रेस हो क्या। और सबको देख करके ये समझ में आया है कि फाइनली वही विचार सबसे महत्वपूर्ण है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, और वो विचार कांग्रेस के पास। मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस में एक दिशा बनी। राहुल गांधी के आने के बाद का मतलब होता है राहुल गांधी जब पार्टी के केंद्र में आ गए और केंद्र में अपनी ताकत से आए। वो पदयात्रा हुई या कर्नाटक की जीत हुई या और सारी चीजें अभी होनी। और अब कांग्रेस ने भी नेता उनको मान लिया है कि कांग्रेस में वही एक नेता है जो रास्ता दिखा सकते हैं। खड़गे साहब है, बिल्कुल सही है, लेकिन खड़गे साहब संगठन के स्तर पर जो एक माहौल बनाने के स्तर पे है उसमें राहुल गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार के तौर पे हैं, क्योंकि वो युवा है, देश को लंबे समय तक जो है वो दिशा दे सकते हैं। और दिशा क्या देनी है? दिशा तो हमारी तय है, जो संविधान में दिशा दी गई है, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल इन लोगों ने दिशा दी है, उसी दिशा पे हमको आगे बढ़ना है। भारतीय संस्कृति में वो दिशा है वसुधैव कुटुंबकम, जो राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोल रहे थे कि हमको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वसुधैव कुटुंबकम यही तो है। तो दिशा तो हमारे पास है। अब ये है कि जो दिशा से भटक जाते हैं कई बार राजनीति में आने के बाद लोग, सत्ता में आने के बाद लोग, मुझे लगता है राहुल गांधी के साथ जो है एक नई शुरुआत हो रही है भारत की राजनीति। और नई शुरुआत मैं इस तरह से देख रहा हूं
कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें एक बड़ा जो है विरोध का धड़ा था, या कहिए कि जो जिस तरह से गांधी लेकर के चल रहे थे, जिस तरह से संविधान बना, उसमें ढेर सारे लोग थे जिनको लग रहा था कि नहीं ये तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, केवल आरएसएस में वो लोग नहीं थे। हिंदू कोड बिल का किस तरह से विरोध हुआ वो भी हम सब जानते हैं। नेहरू ने विरोध किया था कि भाई ये जो सोमनाथ का मंदिर है उसको उद्घाटन में नहीं जाइए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। कई सारे उदाहरण, उन तमाम उदाहरणों के बाद आज ये समझ में आता है, क्योंकि लंबा समय गुजर गया, लंबा इतिहास हमने आज़ादी के बाद भी देखा, और इसमें ये देख रहे हैं हम कि जो एक नीति तय की थी गांधी ने या नेहरू ने, वो नीति ही सबसे सफल और सार्थक नीति है। उसी रास्ते चल करके हम देश को दुनिया में आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। जो गोलबर्गर की नीति थी वो तो फ्लॉप हो गई, वो देख रहे हैं हम कि क्या हो गया। हर जगह दंगा हो रहा है, हर जगह जो है झगड़े हो रहे हैं, और विपक्ष जो है दुश्मन की तरह दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है मोदी जी को नेहरू जी से लड़ना नहीं है, नेहरू जी के पास तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। वो वाजपेयी जी से आगे बढ़ के दिखाएं। क्या वाजपेयी जी के आगे जा सकते हैं? कहीं कोई दृष्टि दिख रही है? और जो आप बोल रहे थे आदि पुरुष में हनुमान जी ने क्या बोला है या फलाना ने क्या बोला, उसका मैं डायलॉग बोल दूं, फिर नीतीश कुमार पे आऊंगा। हनुमान जी बोलते हैं लंका दहन करने से पहले 4 लाइन है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी डायलॉग बोलते हैं लंका दहन से पहले आदि पुरुष में, जहां खूब आलोचना हो रही है। ट्विटर पे आप जाएंगे तो गालियां पड़ रही है, सही मायने में कहिए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है। तो इस तरह की भाषा तो अब देखिए कि मनोज मुंशी शुक्ला जी जो है वो तो बड़े चहेते थे इनके, क्या क्या नहीं कर रहे थे शुक्ला जी। अब शुक्ला जी ने ये कर दिया तो ये फाइनली वहीं पहुंचते हैं, मोदी जी वहीं पहुंच रहे हैं, शुक्ला जी के साथ ही चल रहे हैं मोदी। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं और जो मांझी जी की बात है, देखिए कई लोगों को सफलता पचती नहीं है, कई लोगों को अगर कुछ मिल जाए तो संभलता नहीं। मांझी जी के साथ भी वही हुआ। मांझी जी को मुख्यमंत्री, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, क्या मांझी जी अपने दम पे मुख्यमंत्री बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। उनको नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का पद दिया कि हम नहीं हैं तो आप संभालिए प्रदेश को, लेकिन उन्होंने क्या किया? अब मुझे आज तक राजीव जी ये बात समझ में नहीं आई कि मोदी जी ने या अमित शाह जी ने इनको क्या मंत्र दिया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे। उसका मुख्यमंत्री तो थे वो, अब उसके आगे उनको क्या बनना था? क्या प्रधानमंत्री का पद उनको ऑफर किया गया था? क्या राष्ट्रपति का पद ऑफर किया गया था? फिर अभी जो कर रहे हैं वो मांझी जी जो कर रहे थे कि इधर भी मिल रहे थे उधर भी मिल रहे थे। देखिए अभी लड़ाई जो है निर्णायक लड़ाई, और निर्णायक लड़ाई इस तरह से है कि देश में जो 2 विचारधारा है, एक घृणा फैलाने वाली विचारधारा है और एक जो है मोहब्बत की विचारधारा है, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे वाली विचारधारा है। किस विचारधारा के साथ देश चलेगा? क्या घृणा वाली विचारधारा के साथ चलेगा? और यही जो है धुरी है जिसकी वजह से कांग्रेस को केंद्र में सबको लेना पड़ रहा है। थर्ड फ्रंट लंबे समय तक चला, थर्ड फ्रंट में समाजवादियों की बड़ी भूमिका रही। उसी समाजवादी के आज की तारीख के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कई महीने पहले कि अब थर्ड फ्रंट की भूमिका नहीं है। थर्ड फ्रंट की भूमिका क्यों नहीं? क्योंकि अब 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। देश बनेगा या देश बिगड़ेगा, देश एक रहेगा या देश टूटेगा। आप जब हिंदू राष्ट्र कहोगे तो खालिस्तान वालों को कैसे रोकोगे? जरा समझाओ मुझे। भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, संविधान लागू किया गया, इसीलिए लागू किया गया था कि भारत की खूबसूरती, भारत की जो सभ्यता है वो बची रहे। आप जो लागू करना चाहते हो, मनुस्मृति की बात करो, समान नागरिक संहिता की बात करो, तमाम चीजों की बात करो। समान सुनील जी, समान नागरिक संहिता पे हिंदू में ही झगड़ा हो जाएगा। उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है। आप जानते होंगे शायद कि दक्षिण भारत में, इवन महाराष्ट्र में, मामा भांजे की शादी बड़ी अच्छी शादी मानी जाती है। क्या उत्तर भारत के लोग ये पसंद करेंगे? ऐसे ढेर सारे इश्यूज हैं। हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे यहाँ जनेऊ नहीं पहनते हैं ब्राह्मण के अलावा कोई, तो ऐसी कई सारी चीजें। तो बात है कि अभी जो है, जो नीतीश कुमार ने जो कहा है कि मांझी जी जो कर रहे थे, और मांझी जी की जगह जिनको बिठाया गया है रत्नेश सदा, उसके बारे में थोड़ा आपके दर्शकों को भी बता दूं कि रत्नेश सदा भी उसी कास्ट के हैं जिस कास्ट के मांझी जी।
जी। और रत्नेश सदा जो है पिछले 3 टर्म से वहां जो है विधायक है, काफी मतों से जीतते रहे, और वो भी गरीब परिवार से आए हैं। ये तो मांझी जी तो फिर भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सदा जी तो बिल्कुल गरीब परिवार से आए हुए। और आज जो है मांझी जी की यात्रा अपने बेटे पे खत्म होती है। संतोष सुमन मंत्री बने, संतोष सुमन को ज्यादा जगह मिले, ज्यादा स्पेस मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं मांझी जी। मांझी जी अपने जाति के, अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन रत्नेश सदा जो आए हैं वो इनकी जगह पे वो जरूर अपने समाज की लड़ाई लड़े। आज मैं देख रहा था उसके समाज के बहुत सारे लोग उनके पास आए हुए। तो एक नए नेता को मौका दिया जाना चाहिए, और युवाओं को मौका नहीं दीजिएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि फाइनली युवा ही सबसे ज्यादा वोट देने वाले हैं, युवा ही भारत के भविष्य हैं। तो युवा को आगे लाइए मोदी जी। कब तक जो है राहुल गांधी को कैसे रास्ता रोकेंगे आप? अब आप 75 पार हो गए, जाइए मार्गदर्शन मंडल में, छोड़ दीजिए रास्ता किसी और के लिए। और नहीं छोड़िएगा तो जनता तो भीड़ तो जो अलग होती है, भीड़ धकिया देती है। अगर आप नहीं हटिएगा तो भीड़ धकिया देती है, तूफान की तरह भीड़ आती है, और फिर तूफान जब आता है कुछ किनारे पे बचता नहीं है, सब साफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा अजय जी, समय बहुत हो गया है। क्लोजिंग कमेंट आपसे। राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, क्या अब आज की तारीख में राहुल गांधी एक चुनौती की तरह खड़े दिखाई देते हैं सत्तारूढ़ दल के सामने? राहुल गांधी को चुनौती नहीं कहता हूं, राहुल गांधी को ठीक है जी, मैं राहुल गांधी को चुनौती नहीं कहता हूं, मैं राहुल गांधी को आज एक विचारधारा कहता हूं। जैसा संभवतः धनंजय जी भी अभी बात कर रहे थे कि एक विचारधाराओं की लड़ाई वही है। आपको एक उदाहरण दे दूं, पता नहीं उसकी जानकारी है आप लोगों की नहीं, कि कल एक घटना हुई है हिमाचल प्रदेश में। एक सिंगल परिवार था, मुस्लिम परिवार। घटना क्या हुई थी कि एक लड़की थी मुस्लिम परिवार की, लड़का था हिंदू फैमिली से, दोनों में शायद प्यार व्यार रहा होगा, जो भी रहा होगा, और आरोप है कि लड़की के पक्ष के लोगों ने उसे मार के काट के नाले में फेंक दिया। तमाम चीजें ऐसी जो है होती रहती हैं, इसमें कहीं कोई नहीं। हिमाचल के इतिहास में अद्भुत घटना यह है कि सांप्रदायिक दंगा हो गया चंबा जैसी जगह पे। और दंगा कब हुआ? उस समय नहीं हुआ। घटना, लाश मिलने, सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाने के बाद सारी कार्रवाई पुलिस ने इमीडिएट कर दी। इसके बाद दंगा कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेता वहां गए, और उसके बाद उन्होंने जो कहा, और उसके बाद में जिस तरीके से व्हाट्सएप और सब पे पूरे मैसेज चले, तो कल घरों में आग लगा दी गई उनके। कल्पना करिए। उसके बाद में वहां पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो तो बड़े सालों से मुस्लिम का वो परिवार और न जाने कहां कहां से जुड़ा हुआ, उसकी एनआईए से जांच हो। साहब वो भूल गए कि अभी चंद महीने पहले ही तक वही मुख्यमंत्री थे 5 साल। तो इस तरह की स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये कहीं इस तरह से हारने लगते हैं तो यह यूज करने लगते हैं। इसी जगह राहुल गांधी विचारधारा, राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, वो यही कहती है कि जोड़िए तोड़िए मत, सजा देगी, कानून देगा, व्यवस्थाएं देंगी। हर धर्म, हर जाति, हर एक को एक साथ जोड़ के चलिए। तो ये एक चुनौती, उनकी विचारधारा चुनौती बन गई है और वो डरा रही है इनको। और जब ये डराती है तो ये वही आते हैं, वो नफरत की दुकान खोलते हैं, वही करते हैं और सबको बदनाम करते हैं। जी, नफरत की दुकान और वहां मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कहते हैं। नफरत के बाजार की बात आप समझ सकते हैं, कितनी भीड़ होगी वहां। अब धीरे धीरे आप उस नफरत को दूर कीजिए। और राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी वो इसी पैगाम के साथ भी निकली थी कि देश में बढ़ते नफरत के खिलाफ यह यात्रा है। क्या वो यात्रा आज भी चल रही है? ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल आज भी चल रही है, वो यात्रा जारी है। राहुल गांधी मसाल लिए हुए आगे चल रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये चुनाव जैसे 2024 का चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, वैसे 2 अलग अलग
जो दिशाएं अलग अलग धड़ा जो हैं वो खींचते हुए एक दूसरे को नज़र आएंगी। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत। अब देखते हैं देश में कौन, हालांकि इतिहास गवाह है मोहब्बत की जीत होती रही है, तो और मोहब्बत के साथ अब विपक्ष जुड़ रहा है। राहुल गांधी उसके केंद्र में हैं और मजबूती के साथ इस गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। 23 जून बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से भी, बीजेपी के हिसाब से भी और विपक्षी दलों के हिसाब से भी, देश की सियासत के लिए भी और हम और आप जैसे आवाम के लिए भी। इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ आपके सामने हम लेकर आएंगे। और इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी, धनंजय जी, अजय शुक्ला जी, अमलिंदु उपाध्याय जी और साथ में मीनू जी जुड़ी हुई थी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, लंबा वक्त आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी, मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब हमारे साथ हैं, राजकुमारी सैनी जी हमारे साथ हैं, रविशंकर माखले छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और